मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के भाग 2 में हमारा टॉपिक ईथर चल रहा था। हमने आपको कल ईथर की सामान्य जानकारी परिचय बता दिया था। आज हमारी ईथर में अगली हेडिंग है ईथर का नाम तंत्र। हम साधारण यौगिकों में ईथर को किस तरह से नॉमिनेट करते हैं या IUPAC नाम उनके किस तरह से रखते हैं, उनके अलग अलग कुछ नियम हैं। देखें, जैसे ईथर का नामकरण ये साधारण नाम के लिए है। ईथरों के साधारण नाम उनके अणु में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह के अंत में ईथर शब्द जोड़कर करते हैं। आपको थ्योरी से स्पष्ट नहीं हुआ होगा, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने ईथर का एग्जांपल ले लिया CH3OCH3, तो देखिए इसमें एक R ये है, एक O है और एक R है, दोनों एल्किल समूह है। किससे जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो किसका फॉर्मूला हो गया आपका? ये ईथर का फॉर्मूला हो गया CH3O। CH3 हमने एग्जांपल ले लिया। इसमें कितने CH3 आए हैं? 2 CH3 आए हैं। 2 CH3 का हम क्या लिखते हैं? डाई लगाते हैं। डाई हो गया है। CH3 के लिए आता है हमारा मैथिल, डाई मैथिल, और क्रियात्मक समूह कौन सा कार्य कर रहा है? ईथर कार्य कर रहा है। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई मैथिल ईथर। अब देखें थ्योरी, ईथरों के साधारण नाम उनके अणु में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह। देखें, ऑक्सीजन परमाणु से एक एल्किल समूह ये जुड़ा है और एक एल्किल समूह ये जुड़ा है। जुड़े एल्किल समूह के अंत में, एल्किल समूह के अंत में ईथर शब्द जोड़कर, देखो एल्किल कौन सा था हमारा? मैथिल था। उसके अंत में हमने क्या लगा दिया? ईथर शब्द लगाकर उसका नाम कर दिया है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5। इसमें देखें 2 एथिल समूह है। C2H5 को हम क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं। दोनों एथिल हमारे किससे जुड़े हैं? ऑक्सीजन परमाणु से। अब 2 बार एथिल आया है तो 2 के लिए क्या आएगा आपका? डाई आएगा। C2H5 के लिए एथिल आएगा और एथिल ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होने के कारण से क्या लगा देंगे? नाम के अंत में ईथर और लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर। अब इसके बाद ये तो आपकी साधारण पद्धति हो गई है। अब आपकी आती है IUPAC पद्धति, तो उसको और देख रहे हैं। अब देखें भैया, IUPAC पद्धति में हम ईथरों का नामकरण कैसे करते हैं। तो IUPAC पद्धति में ईथरों का जो नामकरण होता है वो केवल हम एल्कोक्सी एल्केन के रूप में कर देते हैं। मतलब कहने का कि इसमें 2 एल्केन पाए जाते हैं, 2 एल्केन समूह होते हैं। एक को हम ले लेते हैं एल्केन और एक को हम एल्केन के रूप में चुन लेते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल लिखा हुआ है पहला CH3OCH3, तो देखें इसमें 2 एल्केन समूह है, एक ये है एक ये। एक एल्केन समूह को हमने क्या ले लिया? मैथ ले लिया। उसमें हमने क्या लगा दिया? मैथॉक्सी, ऑक्सी एल्केन लगा करते हैं हम क्या जोड़ देते हैं? ऑक्सी एल्केन। किसमें जोड़ते हैं? एल्क में। एल्क में ऑक्सी एल्केन ला करके हम लोग क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी एल्केन। अब चूंकि यहाँ पर एल्क कौन सा है? मैथ है, तो मैथॉक्सी मैथेन। दूसरा देखें CH3OC2H5, तो मैथॉक्सी एथेन। CH3 के लिए क्या आएगा? मैथ आएगा। ऑक्सी हमें जोड़ना है तो मैथॉक्सी, और C2H5 के लिए एथ और एन और लगा देंगे, उसमें क्या हो जाएगा? एथेन। अगला लिखा हुआ है C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, तो इसमें देखें C2H5 के लिए क्या आएगा आपका? एथ आएगा। एथ में हमने जोड़ दिया है ऑक्सी, तो क्या हो गया? एथॉक्सी हो गया है। फिर हमारा लिखा हुआ है C2H5 के लिए क्या आएगा हमारा? एथ आएगा और एन और लगाएंगे तो एथेन। समझ में आ गया होगा। ईथर के नामकरण में IUPAC में क्या करना है? एल्क प्लस ऑक्सी एल्केन, एल्क प्लस ऑक्सी एल्केन। एल्क में हम क्या जोड़ेंगे? ऑक्सी लगा देंगे और इस एल्क में हम केवल एन लगाकर उनका IUPAC नाम प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी हमारी ईथरों में समाव्यक्ता। अगली हेडिंग है ईथर में समाव्यक्ता। जो ईथर होते हैं वो 2 प्रकार की समाव्यक्ता प्रदर्शित करते हैं। 2 प्रकार की समाव्यक्ता प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सी होती है? दोनों के नाम लिख लेंगे पहले। पहला है हमारा क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता, क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता, और दूसरी समाव्यक्ता है मध्याव्यक्ता समाव्यक्ता। दोनों समाव्यक्ता, पहली है क्रियात्मक समूह समाव्यक्ता और दूसरी है मध्याव्यक्ता समाव्यक्ता। पहली वाली क्रियात्मक समाव्यक्ता में देखें क्या होता है, जो ईथर होते हैं वो एल्कोहलों के साथ समाव्यक्ता प्रदर्शित करते हैं। ईथर आपका एक क्रियात्मक समूह है और एल्कोहल आपका दूसरा क्रियात्मक समूह है। जैसे हम दोनों के साधारण सूत्र देख रहे हैं,
तो क्या होता है R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, ये क्या है आपका ईथर है, ये ईथर है, और R बॉन्ड OH ये क्या आपका, ये आपका एल्कोहल है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया है थोड़ी देर के लिए C4 या C2H6O, ये हमने एक अणुसूत्र ले लिया, हमने इसमें समावेगी बनाया। पहला समावेगी क्या होगा CH3O CH3, दूसरा क्या होगा C2H5OH। अब इसमें देखें R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, और इसमें देखें R बॉन्ड OH, कौन से क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल। कौन से क्रियात्मक समूह है, ईथर। तो जो ईथर होते हैं वो क्रियात्मक समूह सांद्रता प्रदर्शित करते हैं किसके साथ में, एल्कोहलों के साथ में, क्योंकि इन दोनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो सेम होता है। क्या होता है CnH2n+2.O, इसीलिए यह क्रियात्मक समूह सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। अगली हेडिंग लिखी है मध्यावक्ता सांद्रता, तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मध्यावक्ता सांद्रता में क्या होता है, ईथर में उपस्थित एल्किल समूह है, ईथर में उपस्थित एल्किल समूह, जैसे फॉर्मूला ROR' और एग्जांपल ले लिया हमने C2H5OC2H5, हमने देखे एग्जांपल भी ले लिया और फॉर्मूला भी लिखा हुआ। मध्यवक्ता में होता क्या है, उपस्थित एल्किल समूह की भिन्नता के कारण जो सांद्रता उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे, मध्यवक्ता सांद्रता। हम जरा C2H5 को और छोड़कर लिखते हैं, क्या हो जाएगा CH3 CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब हम इस CH2 को साइड कर देते हैं, देखें CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH3। जरा इस स्ट्रक्चर को देखें और इसको देखें, दोनों की संरचनाएं अलग हो गई हैं, दोनों के नाम भी अलग हो गए। इसका नाम क्या होगा, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, जबकि इसका नाम क्या होगा, मेथिल प्रोपिल ईथर। इसका नाम क्या होगा, मेथिल प्रोपिल ईथर। दोनों के नाम और दोनों की संरचनाएं भिन्न भिन्न हैं। तो ईथर दो प्रकार की सांद्रताओं को प्रदर्शित करता है, पहला क्रियात्मक समूह सांद्रता एल्कोहल और ईथर में पाई जाती है, दूसरी है मध्यवक्ता, यह उपस्थित एल्किल समूहों की संरचना में भिन्नता होने के कारण उत्पन्न होती है। इसके बाद ईथर बनाने की सामान्य विधियां ये आपको अगली वीडियो में मिलेगा।